हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं जीविका केमिस्ट्री क्लासेस जाना जाता है तो अनसॉल्व पेपर सॉल्यूशन के लिए, केमिस्ट्री से संबंधित बहुत सारी सॉल्यूशंस के लिए जीविका केमिस्ट्री क्लासेस जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं केमिस्ट्री अनसॉल्व पेपर 2025 सेट 1 347 के यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, है ना। इंग्लिश मीडियम का सेट फर्स्ट लेकर हम आ रहे हैं आपके लिए, जिससे कि आपको सारा सलूशन मिलेगा। यहां पर हम आपको एक अनसॉल्व पेपर दिखा रहे हैं, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर पास्ट टैग अनसॉल्व पेपर 2025 से 2019 केमिस्ट्री 2000 क्लास 12th के लिए है ना। क्लास 12th की बात हो रही है, यहाँ पर क्लास 12th की बात हो रही है। क्लास 12th का केमिस्ट्री अनसॉल्व पेपर 2025 सेट 1 300 से, यानी सेशन 2025-26 की बोर्ड पेपर की तैयारी के लिए अनसॉल्व पेपर का सॉल्यूशन करना बहुत ही जरूरी होता है ना। तो हम लोग बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं, और एक बात की पुनः रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों, शॉर्ट आंसर होगा तो उसका आंसर तो मैं दे ही दूंगा। लॉन्ग आंसर जो थ्योरेटिकल होते हैं, इनमें बहुत सारा लिखना पड़ता है, तो वो आंसर मैं आपको नहीं दे इसमें बोर्ड में लिख पाऊंगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लगता है। वैसे ही 1.5 से 2 घंटे का वीडियो बन जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप हमारे यूट्यूब पर कमेंट करें और व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है अपना क्वेश्चंस भेज दें। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो अपना क्वेश्चंस भेज दें, जिससे कि हम आपको उसका सलूशन प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। बहुत समय हो गया, आपका ज्यादा समय न लेकर के हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, वो भी फर्स्ट का ए, क्वेश्चन फर्स्ट का ए कह रहा है द कंसंट्रेशन of solute in a solution is 3.5 ppm, by which of the following it may be expressed। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 3.5 ग्राम पर लीटर, ओ सॉरी, ये सेट 2 खुल गया था, सेट फर्स्ट की बात हो रही है, सॉरी। सेट फर्स्ट का एक कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन इज। तो इसका जो है गैसियस सॉल्यूशन का जो आंसर होगा वो इसका पहला ऑप्शन सही है, सॉल्यूशन ऑफ कैम्फर, सॉल्यूशन ऑफ कैम्फर, KMPHOR, कैम्फर इन नाइट्रोजन। फर्स्ट का बी, कोई मीनिंग मिस्टेक हो सकती है जल्दी में, तो उसके लिए परेशान ना हो, आप स्वयं कर सकते हैं। कंपाउंड ऑफ विच ट्रांजिशन मेटल आयन इज कलरलेस। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, Zn2+। ऐसा क्यों होता है? Zn की आउटर मोस्ट सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, आर्गन 4s2 3d10 होता है। अब अगर Zn2+ करेगा तो 4s0 कर देगा, तो D में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। टोटल के टोटल D10 है, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए जो है ये कलरलेस होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन के सी, ऑप्शन दिया गया है KCO और CO का होल 4, ये दिया गया है। इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, तो देखो K की क्या होती है, K की +1 होती है ना, और प्लस CO के लिए X हो जाएगी, और इस CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी 0 × 4 = 0, तो 1 + x + 0 = 0, तो x = -1 हो जाएगा, ठीक है ना, -1 हो जाएगी। पहले का डी ऑप्शन, फर्स्ट का डी आंसर। चौथा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ इज, इसका थर्ड ऑप्शन सही है ना।
थर्ड ऑप्शन सही है। एथेनॉल इनके देने के हिसाब से एथेनॉल से ज्यादा एसिडिक नेचर दिखाता है, फिनॉल से ज्यादा है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड से ज्यादा है क्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, ये स्ट्रेंथ है। और अब इसके बाद इसी क्रम में हम फर्स्ट के ई पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ए पॉजिटिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। तो ये ग्लूकोज देता है। ग्लूकोज क्यों देता है? क्योंकि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए ग्लूकोज फेलिंग सोल्यूशन का टेस्ट देता है। और एफ नंबर पर आता है हमारा बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग प्राइमरी amines from alkyl halides without changing the number of carbon atoms in the chain is ग्रेवियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, ग्रेवियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये तो ये हमारे हो जाते हैं फर्स्ट के 6 ऑप्शन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग इतना कॉपी कर लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा दूसरे का ए, है ना, सेकंड का ए। in a solution 30 mass% of benzene is dissolved in carbon tetrachloride, calculate mole fraction of benzene। ठीक है ना। तो वन साइड बेंजीन लिख लेते हैं और सेकंड साइड है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 है हमारा। और बेंजीन के जो मास है वो 30 ग्राम दिया गया है और बेंजीन का जो मॉलिकुलर वेट होता है वो 78 होता है। अब उसने कहा मास परसेंटेज में है, तो इसका जो सॉल्वेंट है वो हो जाएगा 100 माइनस 30 इक्वल टू 70 ग्राम आ जाएगा। और CCl4 का जो मॉलिकुलर वेट है वो 154 होता है। ठीक है। अब क्या करेंगे, बेंजीन के मोल्स फाइंड करेंगे, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। स्मॉल w की वैल्यू है 30 अपॉन 78। अगर 78 का हम 38 में डिवाइड करें, 30 में डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के 38 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार कैपिटल N की वैल्यू चाहिए, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, यानी 70 अपॉन 154 इक्वल टू, इसका डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के 54 मोल्स आ जाएंगे। अब हमको चाहिए टोटल मोल्स। क्या चाहिए? टोटल मोल्स के लिए क्या होता है, N प्लस N होता है। तो पॉइंट के 38 प्लस पॉइंट के 45, दोनों को ऐड करोगे तो 8 5 13 की 3 4 3 7 और 1 8 पॉइंट के 83 मोल्स आ जाएगा। ठीक है ना। क्या आ जाएगा? पॉइंट के 83 मोल्स आ जाएगा। अब हमको चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यानी कि पॉइंट के 38 अपॉन पॉइंट का 83। क्या कॉम्बिनेशन है ना। तो इसका जब डिवाइड करोगे तो पॉइंट के 45 मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ये हमारा सेकंड का ए कंप्लीट हो जाता है। सेकंड के बी पर चलते हैं। सेकंड का बी कह रहा है एक्सप्लेन राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ को एक्सप्लेन करना है, तो हम लोग करेंगे, क्योंकि जो बोर्ड हमसे मांगेगा वो हम करेंगे, है ना। और अब आप मुश्किल से 3 महीने बचे हैं फ्रेंड्स, दोस्तों। नींद में हो तो नींद से उठ जाओ, क्योंकि पास रिजल्ट 80% वाले का भी आता है और रिजल्ट 40% वाले का भी आता है। चॉइस आपकी है। राउल्ट्स लॉ को एक्सप्लेन करना है तो क्या कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कलर चेंज कर देता हूं तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। द
relative lowering of vapor pressure. The relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. Full stop. Inverted comma close. The relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. Solute के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है बाय फॉर्मूला P minus PS upon P is equal to small n upon small n plus capital N. ये बनता है where small n is equal to small w upon small m और कैपिटल N is equal to कैपिटल W upon कैपिटल M. ये वैल्यू को वहां रखते हैं P minus PS upon P is equal to स्मॉल w upon स्मॉल m. एक सेकेंड 1 सेकेंड थोड़ा सा लाइन में और संशोधन कर दें जिससे आपको प्रॉब्लम ना फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन n will be for a dilute solution n will be in place of dilute solution n will be place of small plus n यानी इसके स्थान पर कैपिटल N की यूज करेंगे तो P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N हो जाएगा वेयर स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल w और कैपिटल N इक्वल टू कैपिटल W अपॉन कैपिटल दोनों की वैल्यू रख देंगे P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m और कैपिटल W अपॉन कैपिटल M. फॉर्मूला बनेगा P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल. ये हमारा राउल्ट्स ला एक्सप्लेन हो जाता है. 2 मार्क्स का क्वेश्चन था. 2 मार्क्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं. इसके आगे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सी नंबर पर आप लोग कॉपी करिए और हम बढ़ते हैं आगे. दूसरे का सी पार्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मैक्सिमम कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक. एक्सप्लेन. ट्रांजिशन मेटल्स और उसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन करते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी जो डी ऑर्बिटल्स होती है, डी कक्षक होता है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ऐसा करता है. क्या लिखेंगे? मोस्टली द डी ब्लॉक elements are paramagnetic in nature. नेचर में पैरामैग्नेटिक होते हैं ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल. क्योंकि उनकी d ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. पैरामैग्नेटिक नेचर increases the number of paramagnetic nature increases the number of
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे 1 है, 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, तो जिसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, ठीक है ना। द मैग्नेटिक नेचर ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड, द मैग्नेटिक नेचर, द मैग्नेटिक नेचर ऑफ ए सब्सटेंस या ऑफ ए एलिमेंट्स, of elements can be determined by, can be determined by, फॉर्मूला देते हैं, म्यू इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2, ये फॉर्मूला है, इससे हम जो है पैरामैग्नेटिक नेचर को डिटरमाइन कर सकते हैं। और पैरामैग्नेटिक नेचर की जो यूनिट होती है वो बीएम, बोर मैग्नेट्रॉन होती है, वेयर म्यू इज इक्वल टू, म्यू क्या है यहां पर, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और एन जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के डी पर, दूसरे का सी कंप्लीट हो गया, सेकंड के डी पर चलते हैं। सेकंड का डी कह रहा है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ MnBr का होल फॉर 2 माइनस इज 5.9 bm, व्हाट विल बी द जियोमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। As the coordination number of Mn2 plus in the as the coordination number of Mn2 plus in the given complex is 4, given complex is 4। अब कॉम्प्लेक्स क्या था हमारा, कॉम्प्लेक्स दिया गया है MnBr4 2 माइनस, इस हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर जो Mn की होगी वो 4 आएगी, ठीक है ना। तो इस 4, द जियोमेट्री में भी आइदर द जियोमेट्री में भी आइदर the geometry may be either tetrahedral मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होगी और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और स्क्वायर प्लानर अथवा में और स्क्वायर प्लानर तो अब जब स्क्वायर प्लानर होगा तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन। अभी कह रहा है कि इन दोनों में से कोई भी, इन दोनों में से एक तो टेट्राहेड्रल हो सकता है अथवा स्क्वायर प्लानर हो सकता है। टेट्राहेड्रल होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर प्लानर होगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अभी इसको एक्सप्लेन करना बाकी रहेगा, ठीक है ना। फुल स्टॉप करते हैं। इन यहां से नहीं ला सकते, इन MnBr4 2 माइनस complex Mn is in +2 मतलब
Mn+2 का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो आर्गन और 4s0 हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। यहीं पर म्यू इक्वल टू दिया गया है 5.9 bm, बोर मैग्नेट्रॉन दिया गया। इट मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स number of unpaired electron, it means number of unpaired electron in the complex are in the complex are 5, यानी इस कॉम्प्लेक्स में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। D5 दे रहा है, सामने से दिख जाएगा कि D5 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 होंगे। बिकॉज तो therefore hybridization will be, therefore hybridization will be sp3, hybridization will be sp3, it cannot be, it cannot be dsp2, माने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, 5.9 bm है, इस बेस पर इसमें sp3 डायहाइब्रिडाइजेशन होगा, ना कि dsp2। तो एंड अब तो सीधा सा है, क्या सीधा सा है कि अगर sp3 हो गया तो एंड जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल, है ना। जियोमेट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी? टेट्राहेड्रल हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया, 1 भी कंप्लीट कर लिया। इसके आगे हमको आगे बढ़ना है, तो आप लोग कॉपी करिए और हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं फ्रेंड्स। लंबा पेपर होता है, बहुत टाइम लगने वाला है, इतनी आसानी से नहीं हो जाएगा। 3 में कह रहा है राइट द यूजेस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म्स, ठीक है ना। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म्स के यूजेस करने हैं हमको। तो यूजेस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, इसका फर्स्ट पॉइंट होगा, पहले नंबर लिखते हैं कि इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है, एंड फायर एक्सटिंग्विशर, एंड फायर एक्सटिंग्विशर। और इसको ना नोन एज पायरीन, पायरीन के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड यूज इसका क्या होता है? इट इज आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, इट इज आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फ्रेयॉन 12, फ्रेयॉन 12 के बनाने में इसका यूज किया जाता है, एंड एरोसॉल, एरोसॉल के बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये हो गए हमारे यूज ऑफ CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ दिया गया है जिसका नाम है यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो डाल देंगे हेडिंग यूजेस ऑफ CHCl3,
क्लोरोफॉर्म। नंबर 1, एज ए सॉल्वेंट, एज ए सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। नंबर 2 है इसका, पहला पॉइंट हो चुका है। एज ए लेबोरेटरी रीजेंट, एज ए लेबोरेटरी रीजेंट, थर्ड पॉइंट है। तीसरा यूज इसका हम कहाँ कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रिपरेशन में यूज होता है इसका, यानी इसकी सहायता से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। इन मेडिसिन, मेडिसिन में भी यूज होता है। नंबर 5 आ जाएगा, इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्रेयान रेफ्रिजरेंट, फ्रेयान के प्रिपरेशन में भी यूज होता है, फ्रेयान प्रिपरेशन में भी इसका यूज किया जाता है। नंबर 6 पर है, एज एन एनेस्थेटिक, एज एन एनेस्थेटिक, ऑपरेशन करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है, बेहोश करने के काम आता है। इसको सूंघने से बेहोशी आती है तो पेशेंट का आराम से ऑपरेशन हो जाता है और बंदा बेहोश रहता है। ठीक है ना। थर्ड का ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। थर्ड का भी कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपेनॉल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपेनॉल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ब्यूटेन, एक्सप्लेन करना है तो थर्ड का बी। थर्ड के बी को हम सॉल्व करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल आर मच हायर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल मच हायर, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्या होता है भैया, ज्यादा होता है, देन करेस्पॉन्डिंग एल्केन्स, देन करेस्पॉन्डिंग एल्केन्स, यानी एल्केन की तुलना में एल्कोहल के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एल्कोहल फ्रॉम इंटरमोलिकुलर, बिकॉज बिकॉज एल्कोहल इज फॉर्म, बनाता है, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एल्कोहल में इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है या बनाता है, एंड एग्जिस्ट ऑफ एसोसिएटेड, एंड एग्जिस्ट ऑफ एसोसिएटेड molecules, molecules, therefore more energy is needed from break to the bond, while butane is not form hydrogen bond. So boiling point of alcohols
boiling point of alcohols is higher than butane, इसलिए ब्यूटेन से ज्यादा होता है। थर्ड का बी हो गया। हम लोग आगे बढ़ेंगे थर्ड के सी पर, तब तक आप लोग कॉपी करो और हम बढ़ते हैं आगे। कैनिजारो रिएक्शन, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन कैनिजारो रिएक्शन विद केमिकल इक्वेशन। क्या लिख सकते हैं? दोज एल्डिहाइड which do not have अल्फा हाइड्रोजन एटम, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, when treated with concentrate alkali, then one molecule is formed, then one molecule is formed alcohols and other molecules of aldehyde is formed, ऐसे लिखेंगे, is formed alcohols, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, उन एल्डिहाइड का अगर हम एल्काली यानी कि बेस के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो उसका एक मॉलिक्यूल, एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल एल्कोहल बनाएगा एंड अदर molecules on oxidize to form carboxylate salt, दूसरा कार्बोक्सिलेट साल्ट बनाएगा। रिएक्शन की बात करें, इसे हम क्या कह सकते हैं कि नोन एज कैनिजारो रिएक्शन। एग्जाम्पल में 2HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है, इसको हम NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसका एक मॉलिक्यूल बनाएगा एल्कोहल यानी CH3OH और दूसरा बनाएगा HCOOH, कार्बोक्सिलेट साल्ट बनाएगा। यहीं पर अगर हम 2C6H5CHO लेते हैं, बेंजल्डिहाइड होता है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, NaOH से रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनाएगा C6H5CH2OH और प्लस C6H5COO ये बना देगा। ठीक है ना, ये कैनिजारो रिएक्शन होगा। इसके बाद में इसका डी पार्ट है व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, है ना, न्यूक्लिक एसिड को बनाना है उसके बारे में पूछ रहा है। न्यूक्लिक एसिड के कैन आई राइट टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ देम। तो थर्ड के डी की बात है और हेडिंग डालते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड? इट इज लार्ज यानी बड़े आकार के, लंबे लॉन्ग चेन पॉलीमर, लंबी चेन वाले पॉलीमर ऑफ
न्यूक्लियोटाइड, लंबी चेन वाले न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, पॉलीमर होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन डीएनए होता है, नंबर टू आरएनए होता है। दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। टू प्रॉपर्टीज लिखना है तो हेडिंग डाल देते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज नंबर वन, पहली प्रॉपर्टी क्या है, तो डीएनए हैज डबल हेलिक्स, डीएनए हैज डबल हेलिक्स, ये डबल स्टैंडर्ड है, ऐसे कर दो, डबल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, वेयर एज स्ट्रक्चर whereas RNA has single stranded, RNA has, whereas RNA has single structure, single standard alpha helix स्ट्रक्चर। पहली प्रॉपर्टी, तो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड का होता है और जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड का होता है, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट है डीएनए हैज यूनिक property sorry, DNA has unique property of replication, whereas RNA usually does not replicate, RNA usually does not replicate, यानी डीएनए में स्वयं में रेप्लिकेट होने की, एक से दो बनने की क्षमता होती है, बट आरएनए में ऐसी पावर नहीं होती है, ठीक है ना। इसकी एक प्रॉपर्टी और दे रहा है, न्यूक्लिक एसिड आर soluble in वाटर, वाटर में soluble होते हैं, वाटर में घुल जाते हैं, एंड एसिडिक इन नेचर, और नेचर में एसिडिक होते हैं, ठीक है ना। अब इसके वैसे तो क्वेश्चन हो गया कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, उसके प्रॉपर्टी लिखने हैं, लेकिन मैं एक दो इनके फंक्शन भी लिखा दे रहा हूं कि अदरवाइज दोबारा जब कहीं पर पूछा जाए तो वो यहीं से कंप्लीट हो जाए। तो हम लोग अभी फंक्शन कर रहे हैं, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसका नंबर वन, डीएनए ट्रांसमिट ऑफ हेरिडिटरी
ट्रेट्स, यानी माता पिता के लक्षणों को, आनुवंशिक लक्षणों को ट्रांसफर करने का काम करता है वन जनरेशन से एंड अदर जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू, फ्रॉम वन जनरेशन टू another जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करता है। नंबर 2, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए are responsible for DNA and RNA are responsible for synthesis of all proteins। ऑल प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, सभी प्रकार की प्रोटीन को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं required for growth and maintenance, required for growth and maintenance our body। तो ये हमारा थर्ड का डी भी कंप्लीट हुआ। इस प्रकार हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप लोग कॉपी करो और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 और 4 का ए न्यूमेरिकल दिया गया है, कह रहा है ए सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, यानी Zn solid plus Cu double positive aqueous gives out Zn2 positive aqueous और प्लस Cu solid। ये रिएक्शन दी गई है, कह रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.1 वोल्ट, इसका ई नॉट जो दिया गया है 1.1 वोल्ट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है। At 298 Kelvin, calculate the standard Gibbs energy in delta Rg, हमको फाइंड करना है। और साथ में कह रहा है कि एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल रिएक्शन, यानी केसी भी हमको फाइंड करना है। ठीक है, केसी भी फाइंड करना है। तो आगे चलते हैं भाई, क्या बनेगा चलते, आइए देखते हैं। तो डेल्टा आर जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, ये फॉर्मूला होता है। तो माइनस एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ -2 इंटू एफ 96,500 होता है, फैराडे नंबर होती है ये। और ई नॉट जो होता है वो हमारा 1.1 वोल्ट दिया है। ठीक है, अब इस सब का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 212,300 जूल। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। या इसी को अगर हम किलो जूल में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 212.3 किलो जूल। ये तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 212 पर भी छोड़ सकते हैं। अब फॉर्मूला log Kc इज इक्वल टू, ठीक है, log Kc इज इक्वल टू डेल्टा माइनस डेल्टा Rg अपॉन, अच्छा ये भी माइनस लगाना भूल गए, ये आंसर हमारे माइनस में आएंगे। डेल्टा Rg अपॉन 2.303 RT, 2.303 RT, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब डेल्टा Rg की वैल्यू है माइनस, ये रहा, ये वाला हो गया, और माइनस 212,300 अपॉन
2.303 इंटू 8.314 और टेम्परेचर है हमारा 298 केल्विन, 298 केल्विन दिया गया है। ठीक है, इन सबको सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 212 300, और इन सब का मल्टीप्लाई आप लोग जानते हैं, अगर हम इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5705.85, 5705.85। ठीक, अब ये हो जाएगा लॉग के सी इक्वल टू, इसका डिवाइड इसमें करेंगे, देखो समय बहुत लगेगा डिवाइड करने में, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 37.207, 37.207। ठीक है, के सी इक्वल टू करते हैं तो ये हो जाएगा, लॉग था उधर जाएगा तो एंटी लॉग 37.207। ठीक है, अब अगर हम इसका एंटी लॉग निकालते हैं, एंटी लॉग की वैल्यू हमें रखनी है, तो ये 37.207 की जो एंटी लॉग की वैल्यू होगी वो 1.6 इंटू 10 की पावर 37, ये हमारा आंसर हो जाए, एंटी लॉग इसकी वैल्यू होगी। तो आप लोग फोर्थ का ये कंप्लीट हुआ, इसको कॉपी करो, हम लोग चलते हैं फोर्थ के बी पर। फोर्थ का बी कह रहा है, हाउ डू द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शंस। फैक्टर्स इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। नंबर 1 पर दिया गया है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किस प्रकार इफेक्ट करता है कंसंट्रेशन, इसको हम डिफाइन करेंगे कि रिएक्शंस अकर विद ग्रेटर स्पीड, क्या लिख सकते हैं, रिएक्शंस अकर विद ग्रेटर स्पीड। रिएक्शन अकर विद greater speed when concentration of the reactant, when concentration of the reaction occur with greater speed when concentration of the reactant is high। अगर हम किसी भी रिएक्शन की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो उसका जो रिएक्शन रेट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो कॉलिजन्स बढ़ेंगी, और कॉलिजन्स बढ़ेंगे अगर तो स्पीड भी बढ़ जाएगी। नंबर दूसरा है टेम्परेचर दिया गया है। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, टेम्परेचर की बात करते हैं। द रेट ऑफ reaction, the rate of reaction increases with increase with increases the rate of reaction increases with increase of temperature, because the of temperature because the kinetic energy of the reactant, because the kinetic energy
because the kinetic energy of the reactant molecule of the reactant molecule increases, क्योंकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। और तीसरा दिया गया है कैटलिस्ट, थर्ड पर है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट a catalyst generally increases the rate of reaction। एक कैटलिस्ट जो होता है वो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है without itself being consumed, without itself consume, अपने आप में कंज्यूम होता भी नहीं है और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। इन द रिएक्शन, कंज्यूम इन द रिएक्शन। तो इस प्रकार से ये इफेक्ट डालते हैं। फोर्थ का बी कंप्लीट हो जाता है। आप लोग कॉपी करो और फोर्थ के सी पर चलते हैं। फोर्थ का सी, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट प्रिपरेशन की मेथड पूछ रहा है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये एमएफ मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला KMnO4 होता है और मॉलिक्यूलर वेट 158 होता है, 158 होता है। क्या लिख सकते हैं कि इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरोलुसाइड, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरोलुसाइड, इसका फॉर्मूला है MnO2, और इन द फॉलोइंग स्टेप, और पायरोलुसाइड और इन द फॉलोइंग स्टेप्स। यानी पोटेशियम परमैंगनेट का प्रिपरेशन पायरोलुसाइड से किया जाता है। इसका पहला पॉइंट है, पहला स्टेप है नंबर 1, द पायरोलुसाइड मिनरल इज फ्यूज्ड विद KOH। द pyrolusite is fused with, the pyrolusite mineral is fused with KOH in the presence of KOH in the presence of air, in the presence of air to form potassium, to form potassium magnet, टू फॉर्म पोटेशियम मैग्नेट। पायरोलुसाइड फ्यूज होता है KOH के साथ में, क्या बनता है 2MnO2, 2MnO2 प्लस 4KOH प्लस O2 बनेगा 2K2MnO4 प्लस 2H, ये पोटेशियम मैग्नेट बन जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या आएगा, पोटेशियम मैग्नेट इज ऑक्सीडाइज विद क्लोरीन टू फॉर्म पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम मैग्नेट इज ऑक्सीडाइज, पोटेशियम मैग्नेट is oxidized with chlorine to form
पोटेशियम परमैंगनेट। तो 2K2 MnO4 प्लस 2H2O नहीं सॉरी प्लस Cl2 ऑक्सीडाइज होगा 2K MnO4 प्लस 2KCl, ये बन जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है ना। अब इसी में इसने कहा है कि रिएक्ट कराना है आयनिक इक्वेशन फॉर रिएक्शन गिव रिएक्शन। ठीक है, फॉलोइंग। तो पहला होगा रिएक्ट विद H2S। H2S के साथ रिएक्ट अगर करवाते हैं तो क्या बनाएगा, 2K MnO4 प्लस H2S 4H2S एसिडिक मीडियम है। ठीक है, और ये बना देगा आपका 2MnS प्लस 2MnS प्लस S प्लस K2SO4 प्लस K2SO4 प्लस 4H2O। ये सेकेंड है रिएक्ट विद Fe। तो Fe के लिए क्या करता है, एसिडिक मीडियम में ये फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज करता है। तो ये बनेगा 2K MnO4 प्लस 8H2SO4 प्लस 10 FeSO4 फेरस सल्फेट एरो मार्क बनाएगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5Fe2SO4 का होल थ्राइस Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 8H2, ये बन जाएगा। और इसका जो थर्ड नंबर दिया गया है, थर्ड नंबर में कह रहा है आयन, नंबर थर्ड में आयन। तो आयन कोई सा भी हो सकता है, इसमें थोड़ा डाउट है, इसको हम अगले उसमें अगले सेट में पहले इसका आंसर आपको दे देंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 का सी भी कंप्लीट हो गया है ना। अब हम लोग 4 के डी पर चलते हैं। तो चौथे का बी जो था डी, कह रहा व्हाट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए प्योर सॉल्वेंट। जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो इंक्रीज इन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ इंक्रीज हो जाता है, इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। लेटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज T and the boiling point of solution is TS। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू TS माइनस डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसी में एक न्यूमेरिकल जोड़ दिया इसी क्वेश्चन, कह रहा है लिक्विड एज बॉइलिंग पॉइंट 353.23 केल्विन एंड। ठीक है, तो कैपिटल T की जो वैल्यू दी गई है 353.23 केल्विन। ठीक है, और जो सॉल्यूशन की है वो दी गई है 354.11 केल्विन, ये दी गई है वैल्यू। ठीक है, स्मॉल w इसमें डिसॉल्विंग 1.8 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मोलर मास 58, इसका मोलर मास 58 दिया गया है।
इनटू 90 ग्राम ऑफ लिक्विड, यानी कैपिटल डब्ल्यू जो है सॉल्वेंट जो है वो 90 ग्राम है। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट फॉर द लिक्विड, के बी इक्वल टू आपसे पूछ रहा है। तो टी और टी एस दिया गया है, तो पहले हम लोग डेल्टा टी बी इक्वल टू टी एस माइनस टी कर लेते हैं, मतलब कि 354.11 माइनस 353.23 इक्वल टू, इन दोनों का अगर हम माइनस करते हैं तो ये आ जाता है डिफरेंस 0.88 केल्विन का डेल्टा टी बी आ जाता है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। m इक्वल टू होता है 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल। हमको केवी को फाइंड करना है, तो केवी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू, ये हो जाएगा। एम की वैल्यू 58 है, डेल्टा टीवी हमारा 0.88 आया है। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू 90 ग्राम है अपॉन 1000 है, स्मॉल डब्ल्यू हमारा 1.8 है। ठीक है, तो इसका पॉइंट हटाओ और यहाँ एक जीरो इंक्रीज कर लो, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 0 से 0, 9 1 जा 1 और 9 2 जा 18। अब इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 44 आ जाएगा। अब इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 1 1 हो जाएगा, ये 250 आ जाएगा। ठीक है, अभी 250 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 2 जा 4 और 2 9 जा 29 और ये आ जाएगा 125, मतलब कि 29 इंटू 11 अपॉन 125 आ जाएगा। 29 इंटू 11 अपॉन 125। अब 11 का अगर मल्टीप्लाई कर दो 29 में तो ये हो जाएगा 11 9 जा 99 और 11 2 जा 22 और 9 31 अपॉन 125। और जब इसका आप डिवाइड करेंगे तो जो आंसर होगा वो आप स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है, मैं छोड़ रहा हूं आपको। 2 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। तो ये तो डिवाइड आपका छोटा सा बचा है, आप लोग कर लेंगे। इस प्रकार हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए जो कह रहा है वो कह रहा है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फैराडेज लॉ। एक्सप्लेन ब्रीफ फैराडेज लॉ, ये आपको देखिए ये थ्योरेटिकल है, हमने आपको पहले भी बताया था कि जो थ्योरी होगी उनको हम नहीं लिखेंगे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको चैप्टर नंबर 2 पर मिल जाएगा क्वेश्चन। फैराडेज ने 2 लॉ दिए थे, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित 2 लॉज दिए थे, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। तो इनको आप कॉपी से कर लेंगे स्वयं और इसका जो न्यूमेरिकल इसमें जुड़ा हुआ वो हम कराएंगे। और अगर आप किसी के पास नहीं मिलता है तो वो हमें हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करेगा और हम उसको इसका आंसर भेज देंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन में जोड़ रखा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वाज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 20 मिनट विद 2 एम्पियर करंट, व्हाट विल बी द मास प्रेसिपिटेट कॉपर एट कैथोड। तो क्या होता है कि कॉपर सल्फेट की बात की जाए, कॉपर सल्फेट आयोनाइज्ड होगा, डिकम्पोज होगा, इलेक्ट्रोलाइज होगा तो Cu डबल प्लस प्लस SO4 डबल माइनस, मतलब N इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है ना, और 20 मिनट टाइम दिया गया है, 20 मिनट दिया गया है, 20 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1200 सेकंड। ठीक है ना, अच्छा भैया 1200 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और 2 एम्पियर का करंट दिया गया, इसको हम आई से नोट करते हैं, 2 एम्पियर का करंट हो गया। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला लगाने का टाइम, W इक्वल टू अमाउंट पूछा जा रहा है, Z Q होता है, साइड में जाएंगे, Q इक्वल टू IT होता है और Z इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन F। ठीक है, Z इक्वल टू E अपॉन
एफ होता है। अब इसी को फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E I T अपॉन NF। E क्या है, इक्विवेलेंट वेट है कॉपर का, कॉपर इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu इक्वल टू 63.5, तो ये हो जाएगा 63.5। आई 2 एम्पियर की है, टाइम आपका 1200 सेकेंड है। N2 है और F 96500, 96,500 कूलम होता है। तो इसको हम थोड़ा बहुत, चलो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करते हैं, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 6 हो जाएगा। अब कोई भी कैंसिल नहीं होगा तो 63.5 इंटू 6 2 जा 12 अपॉन 965 है ना। हाँ सॉरी, इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जा 5 2 जा 0.53 जा 7 जा, और ये हो जाएगा 593, 12.7 इंटू 12 अपॉन 193। अब इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो चाहो तो पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, वन 1524 अपॉन 1930 डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.789, जिसे आप 0.79 लिख सकते हो, ये आंसर हो जाएगा। फिफ्थ के बी पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का बी कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 20 मिनट 20% इन 10 मिनट, कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन पर इज इनिशियल कंडीशन 100% लेते हैं और x इक्वल टू है 20%, तो a माइनस एक्स जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 इक्वल टू 80%। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। 2.303, t की वैल्यू 10 मिनट है, पहली कंडीशन में 10 मिनट है, ठीक है। log 100 अपॉन 80 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 जा और 2 4 जा, यानी 2.303 अपॉन 10 log 5 अपॉन 4, 2.303 अपॉन 10 log 5 माइनस log 4 हो जाएगा, ये बनेगा a अपॉन b का फॉर्मूला log a माइनस log b बनेगा। 2.303 अपॉन 10 log 5 की वैल्यू 0.6989 और log 4 की वैल्यू 0.6020, तो यह जाएगा 2.303 अपॉन 10 इंटू, इन दोनों का जो माइनस करेंगे तो 0.0969 आएगा, ये k इक्वल टू आ जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 0.2231, k इक्वल टू आ जाएगा 0.2231 अपॉन 10, तो 0.02231 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। मिनट में है तो मिनट इनवर्स हो जाएगा। अब सेकेंड कंडीशन लगाते हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ही रहेगी और x इक्वल टू हो जाएगा
75% कंप्लीशन दे रहा है तो 75% हो जाएगा। a माइनस एक्स रिमेनिंग वैल्यू जो है 100 माइनस 75 इक्वल टू 25% हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू वही k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। k की वैल्यू आ गई 0.02231 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log 100 अपॉन 25 4 जा 100 हो जाएगा। तो t इक्वल टू अगर पक्षांतर करें 2.303 अपॉन 0.02231 और ये हो जाएगा log 4। तो t इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.02231 इंटू पॉइंट के 60-20, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा पॉइंट का 60-20 हो जाएगा। अब अगर हम इन सब की वैल्यू रखेंगे तो t इक्वल टू 1.386406 इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में 0.02231 ये रहेगा। अगर हम इसका डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 62.17 मिनट इक्वल टू, इसको हम 62.2 मिनट भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने 5 का बी भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम 5 के सी की ओर चलेंगे। आप लोग कॉपी करो 5 का सी। राइट फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। 5 के सी का फर्स्ट का एक्स दिया टेट्राएमाइन डाई एक्वा, दे रहा है टेट्राएमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा सेंट्रल मेटल हमारा कोबाल्ट है। टेट्राएमाइन मतलब कि लिगेंड हमारा एमाइन है, उसके 4 है। डाई एक्वा मतलब H2O का होल ट्वाइस है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और क्लोराइड थर्ड लेना है यानी ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड लाना है तो Cl3 करना पड़ेगा। इसका Y पार्ट है, फर्स्ट का Y पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट थर्ड, ये दे रहा है क्रोमेट थर्ड। तो यहां पर हो जाएगा पोटेशियम ब्रैकेट पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट यानी क्रोमियम होगा, ट्राई ऑक्जेलेटो मतलब C2O4 का होल थ्राइस हो जाएगा, ठीक है। और ट्राई लाना है 3 ऑक्सीडेशन लाना है तो यहाँ पर K3 करना होगा। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब 5 के सी का सेकेंड पार्ट, 5 के सी का सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि अच्छा सेकेंड पार्ट में, ठीक है, द कलर ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ FeCN4 एंड Fe2C आर डिफरेंट, एक्सप्लेन, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। तो देखो क्या होगा कि इन FeCN इन होल 6 4 माइनस कॉमा लगाओ, Cn इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। Cn जो है यानी फेरोसाइनाइड है, फेरोसाइनाइड में जो Cn लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। क्या होता है? इट काजेस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट काजेस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, यानी एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आता है ये।
इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पेयर बना देगा, ठीक है। अब जब पेयर बना देगा तो क्या होगा, इन देन D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा विद नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, विद, क्योंकि पेयरिंग कर रहा है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज कलरलेस, क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। Whereas FeH2O का होल 6, FeH2O का होल 6 2 प्लस H2O इज वीक लिगेंड, H2O क्या है भैया, वीक लिगेंड है, it does not pairing of electrons, वीक लिगेंड होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कराएगा, then sp3d2 hybridization, sp3d2 hybridization with 4 unpaired electrons, so it is colored, इसलिए ये कलर्ड होता है। फाइव का सी भी हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग 5 के डी की ओर बढ़ेंगे। पांचवें का डी एक्सप्लेन करता है, कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, ज्यूटर आयन की बात कर रहा है, तो ज्यूटर आयन की बात करेंगे तो ज्यूटर आयन में क्या है, इन एक्वस सोल्यूशन, क्या लिख सकते हैं, इन aqueous solution they neutralize each other, they neutralize each other, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, इन्वॉल्विंग transfer of a proton from the carboxyl group to the amino group, giving rise to dipolar ion, called या known as Zwitter ions। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कोई भी अमीनो एसिड होगा उसमें COOH, एक कम से कम एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, एक एमिनो ग्रुप होगा। कार्बोक्सिल ग्रुप का जो प्रोटॉन है वो डोनेट करेगा एमिनो ग्रुप को, तो NH3 निगेटिव हो जाएगा,
सिंगल बॉन्ड सी, सॉरी प्रोटॉन आया है तो प्रोटॉन पॉजिटिव करेगा सी एच आर और सी डबल ओ माइनस। ये जो बनकर तैयार हुआ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। अब इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट बाकी है, पेप्टाइड। 5 के नहीं, हाँ 5 के डी का सेकेंड पार्ट था पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड इज ए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड्स। दो अमीनो एसिड्स के बीच में बनता है। इट अकर्स व्हेन द carboxyl group of one amino acid react with the NH2 group of another amino acid। एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप, जैसे ये लिखा हुआ है, दूसरे के NH2 ग्रुप से रिएक्ट करता है और कह रहा ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिलीज्ड। तो इस रिएक्शन के फलस्वरूप एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब आप लोग इसको कॉपी करो, हम लोग चलते हैं इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट पर। ठीक है, थर्ड और NH2 COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, एमिनो ग्रुप, ये एक एमिनो एसिड हो गया। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर आप प्रोटीन हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा आएगा H NH CH R C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, इतना पार्ट लूज हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने पेप्टाइड बॉन्ड में पढ़ा था। तो आपके पास बचेगा क्या? वो बचेगा H N H CH R C डबल बॉन्ड O। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N H C H R C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH। अब यहां पर जो बॉन्ड बना ये वाला, इसी को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब इसमें दो अमीनो एसिड जुड़े हैं इसलिए इसको हम कहेंगे डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है ना, और यही हमारी प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी प्रोटीन ये। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है वो कह रहा है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में लिखना है हमको, पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो आप लोग इसको कॉपी करो और हम बताते हैं पॉलीसेकेराइड। देयर आर कॉम्प्लेक्स शुगर, ये क्या होते हैं? देयर आर कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं, यानी जटिल शर्कराएं होती हैं, बहुत ही डिफिकल्ट स्ट्रक्चर होता है इनका। दे आर नाइदर स्वीट इन, दे आर नाइदर स्वीट, they are neither sweet and not soluble in water। ना तो ये स्वाद में मीठे होते हैं और ना ही वाटर में सॉल्युबल होते हैं। these carbohydrates ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। which yields many monosaccharide molecules,
सैकेराइड molecules monosaccharide molecules on hydrolysis यानी इनके हाइड्रोलाइसिस से मोनोसेकेराइड के थाउजेंड्स हजारों मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल में आएगा लाइक स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। इस तरीके से हमारा 5 का डी भी कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि लॉन्ग आंसर होता है हमारा 6, वो 5 मार्क्स का होता है। उसकी 16 का आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये कह रहे हैं राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स 2-chloro-3-methyl पेंटेन। तो पेंटेन रूट वर्ड है, 5 कार्बन लगा देंगे और उसने कहा 2-क्लोरो तो 2 नंबर पे Cl करेंगे और 3-मेथिल 3 नंबर पे CH3 करेंगे और पेंटेन बना देंगे। तो बस CH3 यहाँ पर हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये भी CH होगा, ये CH2 होगा और ये CH3 बन जाएगा, पहला हो जाएगा। इसी का दूसरा है, कह रहा 1,4-डाई ब्रोमो ब्यूट 2-इन। ठीक है, तो इसका अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर देते हैं तो ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर Br जुड़ेगा। CH के साथ में डबल बॉन्ड देना है, ब्यूट 2-इन करना है और CH2 Br। इसका थर्ड पार्ट जो कह रहा है, थर्ड पार्ट में है 1-ब्रोमो 2,2-डाईमेथिल प्रोपेन। 1-ब्रोमो 2,2-डाईमेथिल प्रोपेन, CH3 हो जाएगा। प्रोपेन है 3 कार्बन, 1-ब्रोमो, यहाँ पर Br जोड़ दीजिए और यहाँ पर CH3, 1-ब्रोमो 2,2-डाईमेथिल। ठीक है, 1-ब्रोमो 2,2-डाईमेथिल, तो 2 नंबर पे CH3 और CH3 लग जाएगा। 1-ब्रोमो 2,2-डाईमेथिल प्रोपेन, ये CH3 हो जाएगा और यहाँ पर CH2 हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट कह रहा है 1-ब्रोमो 2-मेथिल ब्यूट 2-इन। चौथा पार्ट जो है 1-ब्रोमो यानी Br हो गया, C जोड़ दिया, यहाँ CH2 हो जाएगा और C हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। हाँ, 4 कार्बन, 1 2 3 4। इस पे जो है Br जोड़ दो, फिर देखते हैं क्या होगा। और यहाँ CH3 हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनेगा और ये CH2 Br, ये बनेगा। पांचवा पार्ट इसका कह रहा है 1-क्लोरो-2-मेथिल बेंजीन। 1-क्लोरो-2-मेथिल बेंजीन, 1-क्लोरो-2-मेथिल, ये हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। 5 मार्क्स की IUPAC दी गई थी। 6 भी कह रहा है राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शंस के 6वें के बी पर चलते हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा। 6 के बी पर चलते हैं, चलिएगा भाई। रिएक्शन दी गई है, बेंजीन रिंग है, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल डबल, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये H जुड़ा है, ये भी H है और ये भी H है, ठीक है, और प्लस HBr है। मार्कोनी का रूल्स काम करेगा, है ना, कौन काम करेगा? मार्कोनी का रूल काम करेगा। और ये हो जाएगा, बेंजीन रिंग रहेगी, जैसी है वैसी रहेगी, और CH Br प्लस उस बॉन्ड CH3, ये बन जाएगा। इसका ये पहला था। दूसरा वाला दिया गया है
फिर से बेंजीन रिंग है, सिंगल डबल सिंगल, CH2 C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड H, और फिर से HBr है, फिर से वही रिएक्शन एवात्मक है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एग्जांपल देता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ Br हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। तीसरी दी गई है, कह रहा है PH यानी फेनिल दे दिया है, रिंग ना बना करके फेनिल ग्रुप दिया है, H दे दिया है, डबल बॉन्ड C है, H है, CH3 है, प्लस HBr है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो एंटी मार्कोनी काफिला काम करेगा, एंटी मार्कोनी काफिला काम करेगा। तो इसमें बनेगा जाकर के PH C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड, ये जो CH हो रहा था, ठीक है, इसका CH2 हो जाएगा, तो इसको सीधा ही जोड़ देते हैं, PH CH2 और CH Br और सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो जाएगा। पांचवा पार्ट नहीं, अभी तीसरा होगा। चौथा पार्ट है फोर्थ, C6H5Br प्लस 2Na प्लस Br CH2 CH3 ड्राई ईथर काम कर रहा है, ड्राई ईथर, और हीट भी कर रहे हैं, ड्राई ईथर काम करेगा और हीट भी करेंगे, तो ये बन जाएगा C6H5CH2 CH3 प्लस 2NaBr। वुड्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये। और पांचवा दिया है, रिंग बना रहे हैं और इसमें NH2 जोड़ रहे हैं, यानी एनिलीन है ये, और इसको रिएक्ट करवाया जा रहा है NaNO2 प्लस HX के साथ। टेम्परेचर 273 से 278 है, 278 केल्विन है, और ये बन जाएगा जाके, सॉरी ये 6B नहीं, 6 के A का और है, अथवा है ना, लॉन्ग आंसर है ना, अथवा में आता है, ठीक है भाई, और हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2 प्लस X माइनस, ये बन जाएगा। तो 6 का A पार्ट कंप्लीट हुआ और B पार्ट भी कंप्लीट हो गया। 6 का A कंप्लीट हो गया, A और दोनों कंप्लीट हो गए। अब हम B पर चलेंगे, तो इसको आप लोग कॉपी कर लें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 1 घंटा 33 मिनट, 1.5 घंटे का वीडियो कंप्लीट हो चुका है, और इसके 6 का B जो है वो हम अगले पार्ट में डालेंगे, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, और तो इस वजह से 6 का B और 7th क्वेश्चन हम आपको अगले पार्ट में डाल देंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल पे बने रहिए, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, आप पढ़िए और अपने दोस्तों को बताइए, जिससे कि वो भी अपना बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। जय हिंद, जय भारत।